निर्मला निर्मला कहाँ हो तुम? भाई ये करेले का मसाला तो कच्चा ही रह गया है। फिर हंसते हुए रामधारी जी बोले, सतीश जी, जिस दिन कुक नहीं आती है ऐसे ही कच्चा पक्का खाना बनता है। ये सब बातें करते रामधारी जी ये भी भूल गए थे कि आज उनकी पत्नी निर्मला कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है बल्कि सास बनने वाली है। और आज खाने की मेज पर जो मेहमान बैठे हैं वे उसकी होने वाली बहू के माता पिता हैं। मम्मी के हाथों में करेले पकड़ाते हुए निखिल निर्मला और रामधारी जी का बेटा बोला, क्या जरूरत थी वेदिका, निर्मला जी की होने वाली बहू के माता पिता को घर पर बुलाने की? आपको पता है ना पिताजी कैसे हैं? निर्मला बोली। निखिल, मूड मत खराब कर, जाकर बाहर बैठ। नारंगी और हरी तात कॉटन की साड़ी में निर्मला बहुत ही सौम्य व सलीकेदार लग रही थी। खाना अच्छा ही बना हुआ था और डाइनिंग टेबल पर बहुत सलीके से लगा भी हुआ था, लेकिन रामधारी फिर भी कभी नैपकिन के लिए तो कभी नमक दाने के लिए निर्मला को टोकता ही रहता था। माहौल में इतना अधिक तनाव था कि अच्छे खासे खाने का जायका खराब हो गया था। खाने के बाद रामधारी जी सतीश जी को लेकर ड्राइंग रूम में चले गए तो वसुधा, वेदिका की माँ, मीठे स्वर में निर्मला से बोली, खाना बहुत अच्छा बना हुआ था और बहुत सलीके से लगा भी हुआ था। लगता है भाई साहब कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट हैं। निर्मला की बड़ी बड़ी शरबती आंखों में आंसू दरवाजे पर ही अटके हुए थे। उन्हें पीते हुए धीरे से बोली, वसुधा जी, पर मेरा निखिल अपने पापा से एकदम अलग है। आपकी वेदिका को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। वसुधा अच्छे से समझ सकती थी कि निर्मला के मन पर क्या बीत रही होगी। निखिल और वेदिका दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और जैसे कि आजकल होता है, परिवार ने उनकी पसंद पर सहमति की मुहर लगा दी थी। आज विवाह की आगे की बातचीत के लिए वसुधा और सतीश निखिल के घर खाने पर आए हुए थे। रामधारी का यह रूप उन्हें अंदर तक हिला गया था। निखिल का गुस्सा भी उनसे छिपा नहीं था। रास्ते में वसुधा से रहा न गया, इसलिए सतीश से बोली, सब कुछ ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि निखिल ठीक रहेगा अपनी वेदिका के लिए? उसके पापा उसकी मम्मी को कितना बेइज्जत करते हैं। निखिल ये सब देखकर बड़ा हुआ है। ऐसे में मुझे डर है कि कहीं निखिल भी वेदिका के साथ ऐसा ही व्यवहार न करे। सतीश बोला, देखो, हम वेदिका को सब बता देंगे, उसकी जिंदगी है, फैसला भी उसी का होगा। उधर निर्मला को लग रहा था कि कहीं रामधारी के व्यवहार के कारण वेदिका और निखिल के विवाह में रुकावट न आ जाए। निखिल वेदिका के मम्मी पापा के जाते ही रामधारी पर उबल पड़ा। क्या जरूरत थी आपको वेदिका के माता पिता के सामने ऐसा व्यवहार करने की? रामधारी बोला, घर मेरा है, मैं जैसा चाहूँ करूँगा। इतनी ही दिक्कत है तो अलग रह सकते हो। निखिल ने दरवाजे पर खटखट की। निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, निखिल अंदर आजा, खटखट क्यों कर रहा है? निखिल बोला, मम्मी पापा के ये व्यवहार और तुम्हारा चुपचाप सब सहन करना मुझे अंदर तक आहत कर जाता है। आज मैं वेदिका के मम्मी पापा के सामने आग भी नहीं उठा पाया हूँ। गुलाम बना कर रखा हुआ है उन्होंने हमें। निर्मला निखिल के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तू बेटा शादी के बाद अलग घर ले लेना, तेरी पत्नी खुश रहेगी। निखिल बोला, मम्मी और आप, मैं क्या इतना स्वार्थी हूँ कि आपको अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? निर्मला उदास होकर बोली, निखिल मैं तो शापित हूँ, पर बेटा मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम या वेदिका ऐसे डर के साथ जिंदगी व्यतीत करो। निखिल का ऑफिस जाने का समय हो गया था। आज उसकी नाइट शिफ्ट थी। निर्मला आंखें बंद करके सोने का प्रयास करने लगी, पर नींद थी कि आंखों से कोसों दूर। निखिल की शादी की उसके मन में कितनी उमंगें थी, लेकिन वह अच्छे से जानती थी हर बार गहने कपड़े के लिए उसे रामधारी जी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। रामधारी कितनी लानत मलामत भेजेगा और साथ ही साथ वो यह भी जोड़ेगा कि उसने निखिल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। निर्मला का कितना मन करता था कि वह अपनी पसंद के कपड़े ले, लेकिन रामधारी ही उसके लिए कपड़े खरीदता था, क्योंकि रामधारी के हिसाब से निर्मला को तमीज ही नहीं है अच्छे कपड़े खरीदने की। निर्मला के वेतन की
पाई पाई का हिसाब रामधारी ही रखता था। जब कोई भी निर्मला के कपड़ों की तारीफ करता तो रामधारी चूकते ही बोलता, मैं जो खरीदता हूँ, वरना ये तो अजीब कपड़े ही खरीदती और पहनती है। रिश्तेदार और पड़ोसियों को लगता था कि रामधारी जैसा शाह खर्च कौन हो सकता है जो अपनी बीवी का वेतन उसके गहने कपड़ों पर ही खर्च करता है। आजकल के जमाने में ऐसे पतियों की कमी नहीं है जो अपनी पत्नियों के वेतन से घर खर्च चलाते हैं। निर्मला कैसे समझाए किसी को कि गहने कपड़ों से अधिक महत्व सम्मान का होता है। निखिल जैसे ही अस्पताल पहुंचा, वेदिका वहीं खड़ी थी। वेदिका धीमे स्वर में बोली, निखिल, कल ड्यूटी के बाद मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। निखिल को पता था कि वेदिका क्या कहना चाहती है। सुबह निखिल और वेदिका जब कैंटीन में आमने सामने थे तो वेदिका बोली, निखिल देखो, मुझे गलत मत समझना, पर मैं ऐसे माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या हम विवाह के बाद अलग फ्लैट लेकर रह सकते हैं? निखिल बोला, सोना, मुझे मालूम है तुम अपनी जगह सही हो, पर मैं अपनी मम्मी को अकेले उस घर में नहीं छोड़ सकता हूँ। वेदिका बोली, अगर तुम्हारी मम्मी हमारे साथ रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पापा, मेरा 30 लाख का पैकेज है। वेदिका इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए हम अलग घर लेकर रहेंगे। निखिल की इस बात को सुनते ही रामधारी गुस्से से आग बबूला हो उठा था। गुस्से में बोला, तुम्हारा तो यही होना था गोबर गणेश। जो लड़का माँ का पल्लू पकड़कर चलता है वह बीवी के इशारों पर ही नाचेगा। निखिल बोला, पापा आप चिंता न करो, आपको मुझसे और मम्मी से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो मैं मम्मी को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। ऐसा लगता है घर घर नहीं है बल्कि एक जेल है और हम सब कैदी हैं। रामधारी दहाड़ उठा, हाँ ये जेल है ना, तो रिहाई की भी कीमत है। अपनी मम्मी को क्या ऐसे ही लेकर चला जाएगा? वो मेरी पत्नी है। और सुन लड़के, तेरी पढ़ाई पर 25 लाख रुपए खर्च हुए हैं, पहले 25 लाख वापस दे देना और फिर अपनी मम्मी को रिहा कर ले जाना। निखिल के विवाह की तिथि निश्चित हो गई थी और रामधारी न चाहते हुए भी जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ था। जब नवयुगल हनीमून से वापस आ जाएंगे तो वे अलग फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। निखिल किसी भी कीमत पर अपनी माँ को अकेले उस यातना गृह में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए निखिल ने किसी तरह से 25 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर लिया था। विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया था। 15 दिनों बाद निखिल और वेदिका सिंगापुर से घूमकर लौट आ गए थे। निखिल ने अपनी माँ को सूचित कर दिया था कि वो अपना सारा साजो सामान लेकर उनके पास आ जाए, लेकिन निर्मला का फोन आया कि निखिल रविवार को एक बार घर आ जाए, उसके बाद ही निर्मला निखिल के पास रहने आ जाएगी। निखिल को लग रहा था कि शायद मम्मी को निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है या फिर पापा उन्हें ताने मार रहे होंगे। जब निखिल और वेदिका घर पहुंचे तो देखा घर पर मरघट सी शांति छाई हुई थी। निखिल ने देखा निर्मला बहुत थकी थकी लग रही थी। निखिल बोला, मम्मी कमाल करती हो, तुम आज भी पापा के कारण निर्णय नहीं ले पा रही हो। आप चिंता मत करो, मैंने 25 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर लिया है। निर्मला बोली, बेटा तेरे पापा को 7 दिन पहले लकवा मार गया था, रात दिन में बिस्तर पर ही रहते हैं। अब बता, उन्हें ऐसी स्थिति में छोड़कर कैसे आ सकती हूँ, और तुम लोगों से बात किए बिना मैं उनको लेकर तुम्हारे घर कैसे आ सकती थी। इससे पहले निखिल कुछ कहता, वेदिका बोल उठी, मम्मी आप यहीं रहिए, हमारा फ्लैट तो बहुत छोटा है, पापा की अच्छे से देखभाल नहीं हो पाएगी, हम एक के बजाय 2 नर्स ड्यूटी पर लगा देंगे। फिर मम्मी, मैं घर पर अस्पताल जैसा माहौल नहीं चाहती हूँ। निखिल तुम ये पैसे मम्मी को दे दो, पापा की अच्छी देखभाल हो जाएगी। निखिल बोला, मम्मी नर्स का इंतजाम मैं कर दूंगा, आप चलो यहाँ से, बहुत कर लिया आपने पापा के लिए। निर्मला बोली, निखिल बेटा तुम मेरी चिंता मत कर, पर मैं तेरे पापा को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती, मेरा यही निर्णय है। निखिल बोला, मम्मी कब तक तुम पापा के कारण जिंदगी से दूर रहोगी? निर्मला बोली, बेटा तू खुश रह, मैं तो इस साथ के लिए शापित हूँ। पहले मानसिक यातना भोगती थी, अब अकेलापन भोगने के लिए शापित हूँ, उन्हें मैं इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। निखिल बोला, मम्मी ये शापित जीवन आपने खुद ही चुना है अपने लिए, सामने खुला आकाश है पर आपको इस पिंजरे में ही रहना पसंद है। यह कहकर निखिल 25 लाख रुपए मेज पर रखकर तीर की तरह निकल गया। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और इसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।